वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम फिर बात करेंगे फ़लस्तीन पर। एक तरफ तो दुनिया की तवज्जो इस सारे मामले पे है ही सही, इसके साथ साथ जो एक फ्लोटिला जिसको इमदादी सामान लेके मुख्तलिफ किश्तियों के साथ गज़ा की तरफ रवाना था, काफ़ी दिनों से लोगों की उस पर नज़र थी। उसके बारे में भी गुज़िश्ता शाम से ये इत्तलात आ रही हैं कि उसके जो सारे वो फ्लोटिला था उसको इज़राइली फ़ौज ने रोक लिया है और ज़्यादातर लोग जो उस पर सवार थे, जिसमें पाकिस्तानी भी मौजूद थे और भी बहुत मशहूर एक्टिविस्ट मौजूद थे, उनको हिरासत में ले लिया है। इसके बाद भी ये इत्तलात आई कि बहुत से वेस्टर्न जो ममालिक हैं उनके शहरों में इस बात पर भी एहतजाज हुआ है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अभी भी गुफ्तगू चल रही है। जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 20 नुकाती प्लान दिया गज़ा में अमन लाने का। प्लान जब आया तो शुरू में, जैसे इससे पहले भी हमने हफ्ते में बात की कि बहुत इसका खैर मकदम भी किया गया। दुनिया में बहुत से ममालिक का यही ख्याल है कि जिस किस्म की खून रेज़ी हुई है और नस्ल कुशी हो रही है गज़ा में, उसको रोकना अहम तरीन इस वक्त काम है। और उसमें कहीं से भी कोई मदद आए, कोई प्लान आए तो उसका खैर मकदम किया जाता है। पाकिस्तान भी शामिल है। जैसे ही ये 20 नुकाती प्लान जो था सदर ट्रंप का ये सामने आया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको खैर मकदम किया। फ़ॉरेन ऑफिस और जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनकी तरफ से भी पैगाम आया। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तफसील सामने आई तो पता चला कि जो मुज़ाकरात हुए थे अरब और मुसलमान ममालिक के साथ, जिसमें इस प्लान पर गुफ्तगू भी हुई, उसमें तब्दीलियां हो गई उसको पब्लिक करने से पहले। क्योंकि पब्लिक करने से पहले अमरीकी सदर की मुलाकात हुई जो इज़राइली वज़ीर आज़म हैं उनके साथ। ये इस बात का इंकशाफ जो है वो इसहाक डार साहब ने भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, इंटरव्यूज़ दिए जब ये सारा मामला सामने आया और उसके ऊपर तनकीद भी शुरू हुई। और ये बात अब वेस्टर्न मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही है। बल्कि एक कहानी तो ये भी सामने आई कि जो कतरी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की सदर ट्रंप से बात करने की और उनको ये मशवरा देने की कि आप अभी प्लान को पब्लिक ना करें, मगर सदर ट्रंप नहीं माने। मगर जैसे मैंने शुरू में कहा कि इतनी खून रेज़ी हो चुकी है कि इस वक्त सबकी कोशिशें यही हैं कि ये प्लान जो है कहीं ना कहीं इस पर कोई बातचीत का अमल शुरू हो जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाए, ताकि जो खून रेज़ी है, जो जंग है, उसको रोका जाए। इस कोशिश में अभी भी हम कह सकते हैं कि मुसलमान और अरब ममालिक भी लगे हुए हैं। हमास से मुख्तलिफ जो अरब ममालिक हैं उनके ऑफिशल्स की इस वक्त भी मुज़ाकरात हुए हैं, हो रहे हैं। और हमास की तरफ से भी ये ख़बरें सामने आई हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ शराइत जो है इसमें तब्दील की जाए। कुछ ऑब्वियसली जो इसमें नुकात में तब्दीली की गई, ख़ास तौर पे जो इज़राइली वज़ीर आज़म की तरफ से, उससे बहुत से जो तनकीद न सिर्फ हो रही है इस प्लान पे, बल्कि ये भी तासुर जो है वो सामने आ रहा है कि ये अब ज़रा वन साइडेड हो गया है। ये इज़राइली फ़ायदा हो रहा है इस प्लान से और शायद फ़लस्तीनियों का इतना ना हो। पहले ही बहुत से हम कह सकते थे कि ऐसे लोग थे जिनको शकूक व शुबहात थे कि क्या ऐसा कोई प्लान अमन कायम करने के लिए वो कामयाब हो भी सकेगा कि नहीं। और जब से प्लान में तब्दीली आई है तो शायद ये जो खौफ है, जो शक है, ये बढ़ गया है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शुजा नवाज़ साहब, सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मशहूर मुसन्निफ़ हैं और बहुत सी किताबें भी इन्होंने लिखी हुई हैं। वेलकम टू द शो शुजा नवाज़ साहब। सर, ऑब्वियसली प्लान सामने आ गया, किस तरह आप देख रहे हैं सर इसको, स्पेशली जो अब ऑब्वियसली तब्दीलियां भी हो गई और अब इसके ऊपर हम कह सकते हैं ना वे गुफ्तगू जारी है। गुफ्तगू जारी है और इरादे भी काफ़ी नेक है, लेकिन एक बुनियादी असूल सामने हमेशा रखना चाहिए कि जहाँ तक मोहतरम सदर ट्रंप का ताल्लुक़ है, जो आखिरी शख्स उनके साथ मिलता है उसकी बात वो मानते हैं। और ये
मुसलमान ममालिक के जो सरबराह थे, जो 8 ममालिक के सरबराह जिन्होंने सदर ट्रंप के साथ बहुत अहम मीटिंग की अक़वाम मुत्तहिदा में, उनकी मीटिंग के बाद नेतन्याहू की मीटिंग हुई वाइट हाउस में, और ज़ाहिर है कि वो जो प्लान इन्होंने दिया था, और ये डार साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि ये वो प्लान नहीं है जो हमने दिया था, क्योंकि उसमें तब्दीलियाँ आई, और एक BBC के सोर्स के मुताबिक 21 नुकात थे, और 21वां नुकात ये था कि नो एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक, और वो सदर ट्रंप पहले भी कह चुके थे कि आई विल नॉट अलाउ इजराइल टू एनेक्स द वेस्ट बैंक, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही नहीं थी, इसलिए कि उन्होंने इजाज़त दी है और इजराइल ने वेस्ट बैंक के 2 हिस्से कर लिए। वो E1 इलाका जो है जेरूसलम का, उसमें सेटलमेंट्स करने के साथ वो तैयारी कर रहे हैं कि वो पूरा वेस्ट बैंक ले लेंगे। तो अब और तफसीलात जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई कि आया ये जो ये इदारा होगा जो कि फ़िलिस्तीन को चलाएगा, जो गज़ा को चलाएगा, जब अमन आ गया तो उसमें कौन कौन शरीक होंगे। टोनी ब्लेयर का नाम है। टोनी ब्लेयर रीक्स ऑफ न्यू कलोनियलिज्म। ये इनफैक्ट द होल एपिसोड इज़ न्यू कलोनियलिस्ट के बाहर बैठ के फैसले किए जा रहे हैं फ़िलिस्तीन के बारे में, और मुसलमान मुल्क बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके साथ मिले हुए। तो जो फ़िलिस्तीनी होंगे जिन्होंने सामने आना है, उनके नाम जब सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि आया वो रिस्पेक्टेबल लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं। और मेरे जहन में 1-2 नाम आते हैं एकदम फ़ौरन। एक नाम आता है सलाम फयाद का, जो कि 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है और जिसके साथ पिछले हफ्ते मेरी बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई। एक और है बशर मसर। उनकी अपनी बहुत बड़ी वो अमेरिकन पैलेस्टीनियन है, लेकिन बहुत बड़ी बिजनेसेस हैं मिडल ईस्ट में, और वो चला सकते हैं ऐसी एंटरप्राइज को अगर गज़ा में आपने नई कंस्ट्रक्शन करनी है और सब कुछ करना है। तो ये देखना होगा कि कौन लोग होंगे जिनको ये शामिल करेंगे, और उसके अलावा वो कौन से दूसरे नुकात थे जो कि 8 मुसलमान ममालिक ने दिए थे, जो कि इन 20 नुकात में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही। बट शुजा नवाज साहब, साथ सर ये भी तो अब सवाल उठ रहे हैं। आई मीन एक तरफ ऑब्वियसली जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़े सवाल तो यही है कि चलाएगा कौन, ये कौन फ़लस्तीन होंगे। टोनी ब्लेयर के ऊपर तो खैर बहुत ही तनकीद हो रही है, जैसे आपने कहा न्यू कलोनियलिज्म का भी जिक्र। बट सर ये जो जिस किस्म की अब जिसको कहते हैं वीटो पावर भी दे दिया है इजराइल को कि वो फैसला करेंगे अब या वो ये फैसला करेंगे कि अच्छा अब हमने और अपनी फोर्सेस को पीछे बुलाना है कि नहीं, क्या हुकूमत सही चल रही है कि नहीं, PLA के रिफॉर्म सही हुए हैं कि नहीं, उनको बहुत वीटो पावर दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ इन अ वे जो अगर हम कहें कि कोई डेमोक्रेटिक राइट हो फ़लस्तीनियों का, चाहे वो गज़ा के हों या वेस्ट बैंक के हों, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। बिल्कुल नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि ये एक गैर जानिबदाराना पार्टी ने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट नहीं किया। ये वाइट हाउस और इजराइल ने मिलकर ड्राफ्ट किया है। और आप अगर वो तकरीर सुने जिसमें सदर ट्रंप ने अपने अल्फाज बड़े सख्ती से कहे थे कि इजराइल वुड हैव माय फुल बैकिंग टू फिनिश द जॉब ऑफ डिस्ट्रॉइंग द थ्रेट ऑफ हमास इफ हमास रिजेक्ट्स द डील। एंड फिर रिपीट किया, बीबी you'd have our full backing to do what you have to do। और बीबी नेतन्याहू को पता था ये, क्योंकि ये बातचीत हो चुकी थी और उन्होंने भी यही रिपीट किया और कहा कि if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, मतलब कि इसराइल फैसला करेगा कि हमास ठीक कर रहा है या नहीं, then Israel will finish the job by itself। और एक और बात, बीबी नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली वाइट हाउस पे सदर ट्रंप के सामने कहा
کہ I was encouraged by your clear statement at the UN against the recognition of a Palestinian state. تو میرے نزدیک یہ 8 مسلمان ممالک جو تھے جن میں وہ بھی ممالک شامل ہیں جو ابراہیم اکارڈز کے سگنیٹریز ہیں، ان کے پاس اتنی لیوریج تھی. آپ اگر ان کی مجھے اجازت دیں میں کچھ تھوڑی ڈیٹیلز بتاؤں کہ کیا ٹریڈ ریلیشن شپس ہیں ابراہیم اکارڈز کی، اور اگر وہ اس کی تھریٹ کریں کہ ہم سسپینڈ کریں گے اس کو ٹل دیر از اے سیز فائر اینڈ withdrawal فرام غزہ، تو they would have some leverage. لیکن ایک لفظ نہیں اس کے بارے میں لکھا گیا. یونائٹڈ عرب ایمریٹس، موروکو اور بحرین are signatories to the Abraham Accords. سوڈان is also a signatory، لیکن سوڈان میں کیونکہ کافی مصیبت ہے ملک کے اندر اس لیے انہوں نے ریٹیفائی نہیں کیا. یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو ٹریڈ اسٹیٹسٹکس ہے، bilateral trade between Israel or UAE has reached 1.66 billion a year. Sorry, in the first half of 2024, 7% increase over the previous year. Trade agreements hai, free trade agreements hai. Israeli technology company نے investment کی ہے ابو دھابی میں $540 million کی گورنمنٹ پروگرام ہے. اماراتی انویسٹمنٹ اسرائیلی کمپنیز میں ہو رہی ہیں. کوئی $1 billion کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے ابو دھابی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، اور ڈیفینس کوآپریشن ہو رہی ہے. یو اے ای از ناؤ اے میجر ریسیپینٹ آف اسرائیلی آرمز ایکسپورٹ، $14.8 billion کے. موروکو کا بھی یہی اسٹوری ہے. ایجپٹ جو کہ ابراہیم اکارڈز کا نہیں تھا لیکن جس نے اوبیسلی پہلے اوسلو اکارڈز وغیرہ پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، ان کی جو آپ ڈیٹا دیکھیں کہ اگست 2025 میں ابھی حال ہی میں انہوں نے $35 billion کی اگریمنٹ سائن کی ہے ٹو ٹرپل دا فلو آف گیس فرام اسرائیل انٹو ایجپٹ، اور پھر سیمنٹ اور فرٹیلائزر کے ایکسپورٹس ہیں. تو جارڈن کا بھی یہی حال ہے. ان کی حالانکہ ٹریڈ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ بھی بڑھ رہی ہے. نیچرل گیس کی ڈیلنگز ہیں، کوالیفائڈ انڈسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں. تو یہ سب لیوریج ہے عرب ممالک کے پاس، مسلمان ممالک کے پاس. یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، کوئی استعمال نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی سسپینشن کی جائے اس وقت تک کہ جب تک جنگ بند نہیں ہوتی اور اسرائیل وڈرا نہیں کرتا غزہ سے، تو پھر اس کا کیا فائدہ. تو شجاع نواز صاحب سر پھر کیا ہم سمجھیں، آئی مین جیسے بہت سے لوگوں کا تو خیال ہے کہ دس انٹائر پلان جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سر کہ اٹس بین سیٹ اپ اور فریم ٹو فیل، آپ کو بھی یہی لگتا ہے سر؟ یہ ایک علامتی بیان ہے، علامتی پلان ہے، اور اسرائیل میں سمجھتا ہوں کہ چاہتا ہے کہ حماس اس کو ریجیکٹ کرے کسی وجہ سے تاکہ وہ غزہ کی مکمل بربادی کر دیں، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون غزہ کو کنٹرول کرتا ہے. اور اسی وائٹ ہاؤس کی تقریر میں پرائم منسٹر نتن یاہو نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ اسرائیل ول کنٹینیو ٹو کنٹرول دی ایریا. مطلب یہ کہ بارڈر سب ان کے کنٹرول میں ہے، جو آمد و رفت ہوتی ہے، جو ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں وہ سب اسرائیل کے ہاتھ جاتے ہیں. یو کانٹ سینڈ اینی تھنگ ٹو اینڈ فرام غزہ وداؤٹ اسرائیلز پرمیشن. اور پہلے یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو ٹیکسز بھی کلیکٹ کیے، کسٹمز ڈیوٹیز، وہ بھی غزہ کی اتھارٹی کو نہیں دیے. تو یہ سب کچھ سامنے رکھ کے خاص طور پہ مسلمان ممالک کو اور یورپین ممالک کو چاہیے کہ وہ مل کے اور ایک نیا پلان ریوائیو کریں اگر یہ پلان فیل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا. اب ایک اور بات جو ہو رہی ہے کہ اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جس میں کہ مسلمان ممالک شاید شامل ہوں، انڈونیشیا کیا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. اور میں نے ڈار صاحب کا بیان دیکھا تو انہوں نے بڑے کیئرفل الفاظ میں اس کے ساتھ ڈیل کیا، مطلب کمٹمنٹ نہیں کی، کیونکہ شاید یہ ان کا فیصلہ نہ ہو، شاید یہ فیصلہ GHQ کا ہو. لیکن پاکستان
یہ بہت اہمیت ہے UN پیس کیپنگ میں. وہ اور بنگلہ دیش جو ہے یہ لیڈنگ سپلائرز آف پیس کیپنگ ٹروپس. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان نے تقریباً 46 مشنز کی ہیں تقریباً 29 ممالک میں UN پیس کیپنگ میں, اور 167 پاکستانی شہید بھی ہوئے ہیں ان مشنز میں. تو پاکستان کی کافی ایکسپیرینس ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہوگی. جی. لیکن اگر یہ اسٹیبلائزیشن فورس UN کے پیس کیپنگ پروگرام کے تحت نہیں ہوتی تو ان کی رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوگی؟ کیا اسرائیل وہ رولز آف انگیجمنٹ فکس کرے گا یا امریکہ فکس کرے گا؟ کیونکہ اسرائیل نے UN ٹروپس کے ساتھ بھی جو لیبنان کے بارڈر میں کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو بہت ضروری ہوگا کہ بڑے کلیئر رولز آف انگیجمنٹ, تاکہ اگر کوئی کلیش ہوتا ہے اسرائیلی IDF کے ساتھ تو جو پاکستانی یا انڈونیشین یا دوسرے مسلمان ممالک کے ٹروپس سے انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب, آپ نے لیے سر وقت نکالا اور بہت کمپریہنسولی کچھ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور وہ بھی پاکستان میں.